अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कैफे इख्तिसाद। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद, एन इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर विद अराउंड 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। सबसे पहले तो दुआ मेरी यही है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, स्पेशली गिवन द बाउट ऑफ इन्फ्लुएंजा जो कि आजकल पाकिस्तान में अच्छा खासा इफेक्टिव है, एंड आई गॉट अफेक्टेड विद इट टू। बट एनीवेज जी, तो 2025 गुजर गया, स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर 2026। तो आई थॉट कि एक जल्दी से एक छोटा सा राउंड अप ले लें इसका कि 2025 में जो है हमारी इकॉनमी ने उसने किस तरह परफॉर्म किया, क्या इश्यूज थे, क्या गुड्स थे, क्या बैड्स थे। एंड बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ अगर ये थोड़ी सी इसमें मूवमेंट आपको नज़र आएगी इसकी कैमरा की। दैट्स बिकॉज ऑफ द विंड। उम्मीद है आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे। बट एनीवे जी, चले चलते हैं। आप लेट्स टेक अ शॉर्ट राउंड ऑफ व्हाट हैपेंड इन 2025 इन पाकिस्तान इकोनॉमी, द गुड्स एंड बैड्स। मैं शुरू करता हूँ कुछ पॉजिटिव से, फिर चलते हैं कुछ जो चैलेंजेस, आई वोंट से बैड्स बट चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन इन द इकोनॉमी। positives I've jotted these down, तो I'll just go through it. कोई हायरार्की नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट किस्म की हायरार्की हो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सो आई जस्ट ब्रीफली गो थ्रू द पॉजिटिव्स फर्स्ट। पॉजिटिव जी, सबसे पहले तो ये अभी अभी आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन की जो एक वो कोशिश जो चली है, जिसको धक्का लगाया है थोड़ा सा, वो जो है इट्स गेटिंग मोमेंटम, इट्स गेटिंग समवेयर लेट्स से। अभी अभी पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस पर शोर एज यूजुअल बड़ा मचा है पाकिस्तान में, बट ओवरऑल आई विल से माय ओन इम्प्रेशन इज, एंड जो इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मूव। खास हम जहां पाक जो अभी उसकी लाइबिलिटीज जो है तकरीबन 665 बिलियन रुपए की, वो अभी भी जो है वो हमने पे करनी है, वो टैक्स पेयर्स नहीं पे करनी होगी, गवर्नमेंट ने पे करनी होगी। दैट्स पार्ट ऑफ द डील एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। कोई भी बायर जो है वो अपनी बुक्स पे जो है वो 660 बिलियन की लाइबिलिटीज या 665 बिलियन की लाइबिलिटीज नहीं लेगा, कोई इतना पागल नहीं है। स्टिल जो पीआईए की हालत थी, उसमें भी आई थिंक वी got a good deal. I won't go into the technicalities because इसमें technicalities बहुत है, net present value होगी, फिर ये है कि discounted earnings, discounted value of प्रेजेंट अर्निंग्स, जो कि फ्यूचर इनकम स्ट्रीम है उसमें मिला के, तो बुनियादी तौर पर कुछ इस तरह है कि 75% शेयर जो है पीआईए के वो आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो बोली दी थी, उसमें उन्होंने वो खरीद लिए। 25% जो है स्टिल गवर्नमेंट के पास रहेंगे, और उसमें से जो 75% खरीदे 10 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगा, और बाकी जितने पैसे हैं, जितने 135 बिलियन की बोली लगी है, उसमें जो है बाकी जितना वो आरिफ हबीब ग्रुप ने उन्होंने कमिट किया है कि वो फ्रेश कैपिटल जो है वो उसमें कंपनी में डालेंगे। उसमें फ्रेश कैपिटल में नई चीज़ें आ सकती हैं, मिसाल के तौर पे जहाज़ जो है वो अच्छे खासे पुराने हैं, वो नए जहाज़ खरीद सकते हैं। तो देखें उसमें ओवरऑल, आप देखें ओवरऑल पाकिस्तान के लिए दिस इज समथिंग गुड, पाकिस्तान की आवाम के लिए समथिंग गुड। पीआईए जो है वो एक सफ़ेद हाथी थी, जिस तरह रेलवे है, जिस तरह स्टील मिल है, जिस तरह और इदारे हैं, एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। होना कुछ भी नहीं था, वो एक सिंबल सी थी हमारे, एक सिंबॉलिज्म है। जज्बाती लोग हैं हम कि वो जी वो तो ये नेशनल सिल्वरवेयर है और ये और वो है। भाई नेशनल सिल्वरवेयर का आपने क्या करना है जब उसका इस्तेमाल ही कोई ना हो, उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, हर महीने जो है उससे बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हो, जो कि आखिर में टैक्स पेयर से निकलना है, लोगों से निकलना है, तो गेट रिड ऑफ इट। तो दिस इज अ गुड मूव, आई अप्रिशिएट इट। होपफुली इसी तरह ये जो बाकी सफ़ेद आती है इनका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। वन थिंग इसमें ये देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि इस बार ये बड़े आराम से होगी, इसमें कोई इम्पेडिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ी सी होशियारी गवर्नमेंट की तरफ से की है, और होशियारी ये की गई कि पहले ही जुडिशरी का बंदोबस्त कर लिया गया था, जो नॉर्मली सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट होती है। अगर आप लोगों को याद हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टील जो है वो 2004-5 में ही प्राइवेटाइज हो जानी थी, जो अरबों खरबों का उसके बाद नुकसान हुआ है, तो वो शायद ना होता, लेकिन वो इसलिए मसला बना क्योंकि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने उसका नोटिस लिया और उस डील को कैंसिल कर दिया, जो स्टील मिल की डील थी। सो इमेजिन अगर वो उस वक्त ही स्टील मिल प्राइवेटाइज हो जाती, तो ये जो खरबों रुपए के उसके बाद खर्चे हुए हैं, जो कि टैक्स पेयर को देने पड़े, तो वो ना देने पड़ते।
बट एनीवे जी, खस खाम मैंने कहा, जैसे कहा, खस खाम जहाँ पाक, इट्स अ गुड बिगिनिंग एंड होपफुली इसमें जो है वी सी some positive outcomes in the future too, or hopefully this privatization system would continue in 2026 टू पास। इसके अलावा पास्को की प्राइवेटाइजेशन, यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। ये सारे जो है वो लॉस मेकिंग एंटिटीज से वैसे ही वेलफेयर के नाम पे ये एक ड्रामा रचाया होता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव। दूसरी चीज जो है विच इज मैं कहूँगा पॉजिटिव है, एक पाकिस्तान का रिस्क प्रोफाइल जो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट्स है उसमें काफ़ी नीचे चला गया है। पहले बहुत हाई था, अब इट्स प्रीटी लो। इट्स अ गुड थिंग फॉर द सिंपल रीज़न कि अगर कल को हमें पैसे रेज करने हो इंटरनेशनल मार्केट में, क्रेडिट मार्केट में, तो वो आसानी होगी हमारे लिए, एंड वी कैन raise that dollar or euro money credit on smaller interest rate, मतलब सॉरी ऑन reduced interest rate, मतलब वो कम इंटरेस्ट रेट पे उस पे आपको शरह सूद कम देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि जब हमारा क्रेडिट जो था रिस्क वो बहुत ज़्यादा था। मिसाल के तौर पे 2022-23 में, वन देयर वाज अ रियल पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो उसमें देखें हमें ये जो है दिस वाज अ गुड। अब उस तरह का इशू नहीं है। अब हमें मिसाल के तौर पे कोई 8% या 12% या इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह के रेट पे हमें उससे कम पे मिल जाएगा अगर हमें कर्जा लेना हुआ। एंड हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक्सटर्नल डेट के जो इश्यूज हैं वो अभी भी हैं। तीसरी जी, एक मूवमेंट जो हुई है रेकोडेक पे, वो भी आपने देखा होगा कि पहले एक सेटलमेंट हुई, उसकी बजाय इसके कि हम पे कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है उसने अच्छी खासी बड़ी फकी लगा दी थी, 6-7 बिलियन डॉलर्स की। तो अच्छा ये हुआ कि वो उससे हम अवर्ट कर गए, उससे हम बच गए, और रेकोडेक जो है उसकी सेटलमेंट होगी। तो अब ये है कि थिंग्स हैव मूव्ड अ बिट। उसमें अब कुछ डोनर एजेंसीज भी आई हैं, उन्होंने भी पैसा जो है उन्होंने एग्री कर लिया कि जी हम आपको पैसा देंगे फॉर सेटिंग अप द कंपनी, सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर रेकोडेक कंपनी है वो भी अपने कुछ पैसे लगाएगी। तो होपफुली इसमें टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। तो लेट्स होप के 2026 में जो है उस पर कुछ मूवमेंट शुरू हो जाए, और इनकम स्ट्रीम आने में अभी वो जो जनरेट होगी रेकोडेक से, मिनरल से, इट विल टेक टाइम, उसमें अभी 2-3 साल और लगेंगे। but once it starts, hopefully it will continue for some time. ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। टैरिफ रिफॉर्म्स जो हैं, पाकिस्तान में टैरिफ रिफॉर्म्स, नॉर्मली टैरिफ्स जो हैं वो उस पर बड़ी सख्त अपोजिशन रही है। एफबीआर जो है वो एक उस पर बड़ा सख्त वो बज़िद रहता है कि नहीं जी टैरिफ्स हाई होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो एफबीआर का रेवेन्यू है वो टैरिफ से आता है। जो इम्पोर्ट टैक्सेस होते हैं उसी से आता है, अराउंड 50%, 35 to 50%। तो इस पे वो बड़ा सख्त उनकी। और फिर इसके अलावा यहाँ के बिजनेस ग्रुप्स जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो 2-3 बड़े कंग्लोमरेट्स थे गाड़ियाँ बनाने वाले, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, ये जो 3 डब्बे बना के लाखों के बेचते थे, जिनमें ना कोई टेक्नोलॉजी अच्छी होती थी, ना उसके स्पेयर पार्ट्स जो है अच्छे होते थे, और वो एक फजूल किस्म की गाड़ियाँ होती थी, लोगों को लूटते थे। तो वो भी टैरिफ रिफॉर्म्स के पीछे छुपे होते थे। तो गुड थिंग इज कि देयर हैज बीन सम मूवमेंट, अब रियलाइजेशन है कि वो टैरिफ रिफॉर्म्स जो है, टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे, ताकि थोड़ा कंपटीशन आए और हम लोग थोड़ा इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है दुनिया में इंटीग्रेट हो। दुनिया में 23 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, हम 100 बिलियन डॉलर की भी नहीं कर रहे, विच इज़ अ शेम। 25 करोड़ लोग हैं, और 100 बिलियन डॉलर की भी हमारी जो है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स मिला के नहीं बनती। इट्स एन अटर शेम। सो होपफुली द टैरिफ रिफॉर्म्स वुड कंटिन्यू टू, मज़ीद कंपटीशन आएगा, मज़ीद ओपननेस आएगी, एंड इकॉनमी वुड मूव बियॉन्ड द टिपिकल स्टेट इकॉनमीज ऑफ पाकिस्तान। और ये है कि एफबीआर वगैरह के वो जो टिपिकल इनका वो होता है कि नहीं जी हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, उससे जो है वो गवर्नमेंट उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगी। सो इट्स अ गुड गवर्नेंस रिफॉर्म, टू अ मूवमेंट टुवर्ड्स रिफॉर्म। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी भी इस पे जो है थोड़ा बहुत ऑपोजिशन है, बट होपफुली दिस विल कंटिन्यू। फिर एक और उसमें जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो है कि प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर को जाता है, इट हैज़ पिक्ड अप पेस, और पहले से काफ़ी बढ़ गया है। ऑल्दो अगर आप डिटेल्स में जाएं, अभी बिजनेस रिकॉर्डर ने एक उस पे ऑपेड लिखा था, और उसमें उन्होंने कुछ उसको ब्रेक डाउन किया था, तो इट डजंट लुक दैट गुड वंस यू गो इनटू द नंबर, बट स्टिल ये है कि जो पहले बहुत ही डिक्लाइन हो गया था वो अब पिकअप कर गया। आई हैव टॉक टू अ फ्यू बिजनेसमैन, और वो कहते हैं कि हाँ पहले से थोड़ी सी मूवमेंट हुई है, बट
किस चीज़ पे हुई है ये जो है इट रिमेन्स अ क्वेश्चन। क्योंकि अब देखें ऐसा हुआ है कि जिस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% थे, उस वक्त भी वो वर्किंग कैपिटल जो अपना लेते थे तो उनको अच्छा खासा महंगा पड़ रहा था। तो उसमें से अब बहुत से इंडस्ट्रीज बिजनेसेस ऐसे हैं जो अब सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं कि वो पुराना जो कर्जा है जो महंगा है वो उसको वापस कर दें। अब इंटरेस्ट रेट हाफ पे आ गए हैं। तो वो उस चीज़ के लिए भी तो अभी जो अगर आप इफ़ यू गो इनटू द नंबर्स तो वो मे बी दे टेल अ डिफरेंट टेल। बट एनीवे इट्स अ गुड मूवमेंट कि क्रेडिट हैज़ पिक्ड अप पेस, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट लेती थी सारा। तो उसमें क्राउडिंग आउट का भी एक आंसर होता था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर क्रेडिट बचता नहीं था कमर्शियल बैंक्स वगैरह से। लो इन्फ्लेशन जी एक और पॉजिटिव है इस साल जो है। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है सीपीआई इट वाज प्रीटी सबड्यूड। और इनफैक्ट दिसंबर के महीने में इट केम टू अराउंड 3.5 3.6%। वी कैन आर्ग्यू विद द नंबर्स, वी नो कि वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैनिपुलेट भी करता है नंबर्स। बट ओवरऑल कंपेयर टू अगर आप 2 साल 3 साल पहले जाएं जो जिस तरह के हालात थे, 40% ऑफिशियल थी, 38 to 40% विच मीन्स कि अनऑफिशियली वो इससे भी ज़्यादा थी 5-6%। तो उसके मुकाबले में तो अब काफ़ी काफ़ी सबड्यूड है, काफ़ी हालात अच्छे हैं। ये नहीं इन्फ्ले इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप वो हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। 5 to 6% पे आने का या 3% पे आने का मतलब ये है कि अब जो अफरात ज़र की शरह महंगाई है वो 3% की रफ्तार से बढ़ रही है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। फिर इसमें एक बेस इफेक्ट भी है। ऑब्वियसली बेस इफेक्ट ये है कि आप डिपेंड करता है कि किस चीज़ से आप कंपेयर करें। अब जाहिर है अगर आप 48% से या 40% से 38 या 40% से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका वो तो जाहिर है बहुत ही अच्छा नजर आएगा। बट इफ़ यू कंपेयर इट टू प्रीवियस मंथ तो मे भी इतना अच्छा नजर ना है। तो इसमें एक बेस इफेक्ट भी है। बट एनी वे जी वो उस तरह के हालात नहीं है। बहुत सप्लाई साइड जो है ख़ास तौर पे जो सप्लाई साइड में इम्प्रूवमेंट आई है ख़ास तौर पे एक्सटर्नल अकाउंट में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं। मिसाल के तौर पे आलमी मार्केटों में तेल की प्राइस, गंदम की प्राइस, इस तरह की चीज़ों की प्राइस वो काफ़ी गिर गई हैं। तो इस वजह से जो कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में सबसे बड़ा इफेक्ट ही जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का होता है। तो वो काफ़ी सबड्यूड है विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा सा कंज्यूमर्स को रिलीफ मिला है कुछ यहाँ पे। जो डोमेस्टिक सप्लाई साइड है वो भी अच्छी हो गई है। डिमांड साइड ठीक नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि डिमांड साइड जो है, डिमांड साइड जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है वो अभी भी वो अभी रिट्रीव नहीं हुई। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परचेजिंग पावर की जो डिस्ट्रक्शन हुई है इट्स नो वेयर नियर वेयर इट वाज। इनफैक्ट बिजनेस रिकॉर्डर का एक अभी एडिटोरियल आया था जो ये बता रहा था कि जो जितनी परचेजिंग पावर की डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में हाई इंटरेस्ट रेट की, हाई इन्फ्लेशन की वजह से, वो कोई 2017-18 के लेवल पे है। वहाँ पे हमारी वो जो वेजेस थी उधर आ गई है वापस, यानी हम तकरीबन 8 साल 9 साल पीछे चले गए। तो अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा, अभी वो रिकवर नहीं। सो बेसिकली सप्लाई साइड इम्प्रूवमेंट्स जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है। स्टेबल एक्सचेंज रेट, रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी स्टेबल रहा है मेनली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स। एक तो ये है कि पूरे जो पाकिस्तान की जितनी भी सरहदें हैं ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की, उधर जो है काफ़ी सख्ती की गई है। फिर ये मनी एक्सचेंजर्स जो थे अनऑफिशियल या इलीगल जो ऑपरेट करते हैं उनके खिलाफ काफ़ी पिछले 2-3 साल में बड़ा सवेयर किस्म का क्रैकडाउन किया गया। तो वो डॉलर की सप्लाई जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई थी, थ्रू ऑफिशियल चैनल आना शुरू हो गए थे। उसमें ये था कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले इस 2025 में तकरीबन स्टेट बैंक ने तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो पिक किए हैं, ओपन मार्केट से खरीदे हैं। सो देर वर लॉट ऑफ डॉलर्स टू बाय। तो उसकी वजह से डॉलर की जब सप्लाई इंक्रीज हुई है तो उस वजह से वो जो डिमांड सॉरी जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफ़ी स्टेबल रहा है। इट वाज गुड क्योंकि उस तरह के इशू नहीं थे कि डॉलर की शॉर्टेज होगी। लेकिन ऑल दो अभी भी इशू है, अब ये भी आप डॉलर खरीदने जाएं, अब जबकि करंट अकाउंट हमारा दोबारा ख़राब होना शुरू हो गया तो उस वजह से एक इशू ये आ रहा है कि आपको डॉलर दोबारा मिलना थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन वो उस तरह के प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह के 2-3 साल पहले थे। सो एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहा है। डॉलर्स काफ़ी थे और अभी भी है। सो लेट्स होप दिस कंटिन्यूज। फिर फिजिकल कंसोलिडेशन एक पॉजिटिव था कि जितने हमें पहले फिजिकल इश्यूज थे फाइनेंस करने में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स वो उस तरह के नहीं है। मेनली अगेन के वो इंटरेस्ट रेट जो है 22% से ड्रॉप होकर अब 10.5% पे आ गया। सो इट्स ऑलमोस्ट हाफ। सो फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इज नाउ ऑलमोस्ट
इट कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ नाउ। इट्स हाफ नाउ के वो पहले जितना हमें महंगा पड़ रहा था, और तकरीबन 5-6 ट्रिलियन रुपए के हर साल गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है अपने काम चलाने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट को। तो वो जिस रेट पे ले रहे थे, जितना उनको महंगा पड़ रहा था, वो अब उससे आधा महंगा पड़ रहा है। तो फिजिकल कंसोलिडेशन ये भी होगी। फिर ऑब्वियसली पिछले साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2.7 के 2.8 ट्रिलियन रुपए जो थे अपने मुनाफे में से उन पे गवर्नमेंट के अकाउंट में, ट्रेजरी में वो कर दिए थे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। सो दीज आर some of the positive, and of course another positive ये था कि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस अभी भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। वो उतने अभी कोई वो नहीं हुई, एक महीना दो जो है उसमें थोड़ा सा इशू आया है, क्योंकि हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो थोड़ा सा आउट हो गया था। इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही थी, एक्सपोर्ट्स अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, तो वो थोड़ा सा इशू है। लेकिन वो इस तरह इतना बड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि वो 2-3 साल पहले का जो इशू था, इस तरह का इशू नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव्स। अब चलते हैं जो चैलेंजेस अभी भी हैं और जिसको अभी भी टैकल नहीं किया गया। 2025 भी जो है, आई डिडंट सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दोस। सो सबसे पहले कुछ मतलब वो मेजर गवर्नेंस चैलेंजेस जो थे, अब क्या हो सकते हैं। अब माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पे है। कुछ मैं आपको मिसालें देता हूँ। एक पावर सेक्टर की, पावर सेक्टर जो है अभी भी जो है वो बड़े बड़े चैलेंजेस है उसमें। इन्होंने अब ये किया है कि 1.4 ट्रिलियन का कर्जा लेके इन्होंने कहा कि जी हम सर्कुलर डेट जो है वो पे कर देंगे। लेकिन इशू ये है कि जी सर्कुलर डेट जो है वो क्रेडिट का इशू नहीं है, वो गवर्नेंस का इशू है। वो दोबारा अब पिछले 2-3 महीने में सर्कुलर डेट की वो जो रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कुलर डेट एंड कैपेसिटी पेमेंट्स है वो दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। तो आप पे ऑफ कर देंगे। उस सर्कुलर डेट का जो एक कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि वो जो कर्जा लेके इन्होंने पे ऑफ किया था, तो जो 22% कर्जे पे इन्होंने सर्कुलर डेट के लिए लिया था, वो अब 11%, 10.5% कर्जा लेके उसको पे ऑफ कर देंगे। तो पेमेंट कम हो जाएगी, लेकिन सर्कुलर डेट का इशू नहीं जाएगा। नाउ लेट्स रिकॉल के 2013-14 में इसाक डार जब वजीर खजाना था, हाजी इसाक डार साहब, हाजी डॉलर डार साहब, तो उन्होंने वन गो में 450 बिलियन पे ऑफ करके उन्होंने कहा था जी सर्कुलर डेट खत्म हो गया आज के बाद, भूल जाए सर्कुलर डेट को। लेकिन सर्कुलर डेट जो है उसके बाद मजीद बढ़ता गया और पिछले साल 2.3 ट्रिलियन रुपीस था। तो ये जो है ये बेसिकली ये एक होम्योपैथिक इलाज है उसका, कि आपने 1.3 ट्रिलियन रुपए जो है वो बैंकों से ले गए। और बैंकों को भी अब मुसीबत पड़ी हुई है कि यार वो पहले जितना गवर्नमेंट कर्जा ले रही थी उतना ले नहीं रही, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मुतासर हो रही है। तो उनकी लॉबी ने इसको बड़ा उसके इस चीज़ को उन्होंने पुश किया और गवर्नमेंट से एग्री करवाया कि जी आप हमसे 1.3 ट्रिलियन ले लें और सर्कुलर डेट में पे ऑफ कर दे। लेकिन सर्कुलर डेट का मसला इस तरह खत्म नहीं होगा। और पावर सेक्टर का इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक ही कंपोनेंट है, माइंड यू। पावर सेक्टर का दूसरा जो है गैस, नेचुरल गैस और आरएलएनजी वगैरह जो है, इसका अपना एक बहुत बड़ा तकरीबन $3 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है। वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर जोर जो है और ज़्यादातर न्यूज़ में जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है, वो भी उधर ही है। सो इश्यूज रिमेन, वो ख़त्म नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसी वो नहीं आई कि आपको। इनफैक्ट ये कर रहे हैं कि अब आप देखें कि वो जो सोलर नेट मीटरिंग थी उसकी वो चेंज कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आप देखें ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पहले एक डिसीजन करते हैं और फिर बाद में उस पे जब लोग खर्चा कर लेते हैं, उसमें पैसा लगा लेते हैं, तो फिर उसको 5-6 साल बाद कहते हैं नहीं जी ये तो गलत हुआ, इसको रिवर्ट कर लें। अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। अराउंड 2003-4 ये सेंट्रल ग्रिड पे इश्यूज जो इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से इंडस्ट्री मुतासर हो रही थी, तो इन्होंने इंडस्ट्री को ये एक इंसेंटिव दिया कि जी आप अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लें। उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस की सरमायाकारी की, अच्छे खासे पैसे लगाए जो आजकल ट्रिलियंस में शायद बन जाते हैं, बल्कि उस बिलियंस में बहुत ज़्यादा बिलियंस में भी अगर हो, तो अगर लेट्स से कि अगर उन्होंने उस वक्त 5 बिलियन लगाए तो आजकल के 50-60 बिलियन बनते हैं। तो वो उन्होंने लगाए। इन्होंने साल पहले फिर कहा, उनको कहा कि नहीं जी बस कैप्टिव पावर प्लांट्स आप बंद करें, आप सेंट्रल ग्रिड से बिजली लें। फिर अब इसी तरह से पहले इन्होंने इंसेंटिवाइज किया सोलर को कि सोलर नेट मीटरिंग, और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमें नुकसान पहुंच रहा है सेंट्रल ग्रिड को, तो आप सोलर नेट मीटरिंग के ये लोग वो जो रेगुलेशन है उसको चेंज कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स पे मजीद जोर पड़े। तो ये तो हमारी पॉलिसी मेकिंग है। इन्होंने कमिटमेंट्स इतनी की हुई हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी वो जो फिक्स चार्जेस हैं आपके वो तो है ही हैं, वो तो पे करने हैं। तो अब उसको कवर करने के लिए लोग जो है सेंट्रल ग्रिड से अब सोलर पे जा रहे हैं, तो अब उनको पुश करेंगे नहीं जी आप सेंट्रल। भाई सेंट्रल ग्रिड की हालत क्या है?
अब इतनी बुरे हाल है उसमें, तो बिजली सही तरह आते आते भी जो है वो जो 11-12% तो उधर ही ज़ाया हो जाती है, बाकी चोरी हो जाती है। तो सेंट्रल ग्रिड में जो उसके डिलैपिडेटेड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पहले उसको तो सही करें ना, लोग उससे तब बिजली लेंगे। लोग मजबूर होके सोलर पे गए हैं, लोग मजबूर होके, इंडस्ट्री मजबूर होके कैप्टिव पावर प्लांट्स पे गई है, क्योंकि आप उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते थे। तो आप लोगों को उल्टा जो है वो कर रहे हैं कि नहीं, सोलर सेंट्रल ग्रिड पे ही जाए, सेंट्रल ग्रिड को पहले सही तो कर लेना। तो ये जी पावर सेक्टर के ये जो इश्यूज थे ये अभी है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन तो हो रही है, लेकिन बीच में इन्होंने नए डिपार्टमेंट्स भी बनाने शुरू किए, नई अथॉरिटीज भी बनानी शुरू की है, कई हैं, मैं अब उनके नाम भूल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नदीम उल हक जो है उनका एक ब्लॉग है, अगर आप उसको पढ़ें तो उस पे उन्होंने अच्छा उसको डिटेल किया हुआ कि कितनी नई अथॉरिटीज, कोई 10 एक तो नई अथॉरिटीज बना दी है। तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब इधर आप कह रहे हैं कि जी हम ये डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं कि पास्को को खत्म कर रहे हैं, फिर आप जो है वो ये यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, विच इज़ गुड। लेकिन उधर आप नए इदारे बना रहे हैं, नई अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, तो उनके खर्चे किधर से जाएंगे? और जो ऑलरेडी हैं उनके जो खर्चे हैं उसमें से कितने काम के हैं? उसमें से कोई काम के नहीं है यार, कोई मुश्किल से 10 भी काम के हैं। तो उनको कब खत्म करेंगे? ये चीज़ें जो है इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। उसके बारे में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। अ, फिर आप ये देखें कि माइक्रो लेवल पे मैं आपको बताता हूँ कि जो रिफॉर्म्स के लिए जो करना चाहिए था वो कर नहीं रहे। उस पे ड्रामेबाजी हो रही है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि इन्होंने पहले एक बैन लगाया था पिछले साल के पिछले साल के, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं बोर्ड्स पे, मिसाल के तौर पे ओजीडीसीएल वगैरह का बोर्ड गया, उसमें इनकी अच्छी खासी फी होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती और ये डॉलर्स में फी लेते हैं। तो इन्होंने एक लिमिट लगाई थी कि इससे ज़्यादा फ़ी वो नहीं ले सकते। ऑल्दो ब्यूरोक्रेट्स को बोर्ड पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलें फिर भी एक इन्होंने एक वो लगा दी कि जी थोड़े ये लिमिट है, इससे ज़्यादा वो लोग अपनी फ़ी नहीं ले सकते। इससे ज़्यादा वो अपने जो है वो पैसे नहीं इससे वसूल कर सकते बोर्ड की मीटिंग से। लेकिन इस साल इन्होंने पिछले साल 2025 में वो बैन उठा लिया, वो लिफ्ट कर दिया। ये ब्यूरोक्रेसी की पावर है। फिर इसी तरह आप देखें दूसरी तरफ जो है मिलिट्री है, फौज है, वो स्टिल जो है रिफॉर्म्स के एम्बिट से बाहर है। उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने बल्कि उससे भी पिछले साल 2024 की बात है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स की तरफ गए थे कि जी पेंशन्स का बोझ बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट नहीं तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स, तो सिविलियंस को तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ ले गए। 2024 में फिर ये ऐलान हुआ कि जी 2025 में फौज भी इसमें आ जाएगी। लेकिन 2025 भी चला गया, फौज जो है और उनके अफसरान जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन्स में नहीं आते। तो ये रिफॉर्म जो है ये सिर्फ सिविलियन के लिए, फौज जो है उससे अभी भी बाहर है। डंडे की जोर की बात होती है। फिर इसी तरह एनएलसी एफडब्ल्यूओ, वो लोग ठेके पे ठेके लिए जा रहे हैं विदाउट एनी कंपटीशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्टली वो लेते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में जब से मोहसिन नकवी आया हो इसकी उसने जो तबाही फेरी है कि मोहसिन नकवी और दूसरा ये जो कमिश्नर है रंधावा, ये दो, इन दो ने जो इस्लामाबाद की बूथी बिगाड़ के रख दी है एक साल के अंदर अंदर। और वो सारे जो है ठेके आप देख लें किस किस को दे रहे हैं, तो उसमें यही या तो रिटायर्ड इनके होंगे, इन्होंने कोई एक दो फर्म्स बनाई हुई है मेट्राकॉन वगैरह टाइप की, या फिर ये एनएलसी और एफडब्ल्यू है। अब इस्लामाबाद में आप देख ले शक्करपड़िया की इन्होंने क्या हाल कर दिया, उधर उसको गंजा कर दिया है। क्यों कहते हैं जी वहाँ पे हम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, जो 2025 में हमारी जो इंडिया के साथ जंग हुई थी उसमें हमने 5 रोज जंग में जो कारनामे, तो उसके लिए हम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं। उसके भाई मॉन्यूमेंट बनाना है तो जीएचक्यू में बनाओ, पिंडी में बनाओ, इधर इस्लामाबाद में फौज ने इतनी जगह घेरी हुई है उसमें कहीं बना दो ना। ठेका ही देना है ना, और ठेका ही देना है तो यार एफडब्ल्यू एनएलसी को वैसे ही आपने देना तो उधर ही बना देना। ये तो जगह घेर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके कहेंगे कि जी इधर हमने परेड भी करवानी और ये भी करवानी है, ये ओल्ड टैक्टिक्स है फौज के, ये ड्रामे ये लोग करते रहते हैं। तो ये भी आप देख ले कि इधर रिफॉर्म जो है इधर नहीं आते। फिर और चीज़ों पे चलते हैं जी। जो स्टिल जो चैलेंजेस हैं, एक तो ये है कि ग्रोथ नंबर आपके जो जीडीपी ग्रोथ, पहली तो ये है कि वो पीबीएस जो फिगर्स देता है उसको कोई बिलीव ही नहीं करता, दे आर लाफेबल। बहुत सी ऐसी चीज़ें चैलेंजेस है कि जिसमें वो कोई भी जो है उनको बिलीव नहीं करता, एंड दिस इज ट्रू यार। वो प्लानिंग कमीशन के नीचे है और प्लानिंग कमीशन पे वो एक खोता बिठाया हुआ है, अलिफ लैला किस्सों का एहसन इकबाल। ये फ्रॉडिया जो है 1997-98 से जो है ये ड्रामेबाजी कर रहा है, और हर जब भी आता है बैठता है एक ही है, और एक वो इसकी बहन का दामाद है नदीम जावेद, वो मोटा। तो उसका ये इन्होंने अपने प्लानिंग कमीशन को घर की लौंडी बनाया हुआ है।
और उससे पैसे धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। हर रूल हर रेगुलेशन को ये लोग साइड पे रख के ये ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। तो ये प्लानिंग कमीशन के अंडर है पीबीएस। तो जो पीबीएस कहता है, जो एहसन इकबाल कहेगा, जाहिर है वही पीबीएस भी करेगा। और पीबीएस पे भी एक निकट्ठू किस्म का वो बिठाया हुआ है, यस मैन, स्टूपिड किस्म का। वो भी जो है उसमें कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि या इनको इनकार कर सके। एनीवे जी, ग्रोथ नंबर्स जो है ठीक है, ग्रोथ पहले से बढ़ गई है। एडीबी भी कहता है, आईएमएफ भी कह रहा है कि जी ग्रोथ जो है वो इट हैज पिक्ड अप। बट इशू ये है कि ग्रोथ जो है पाकिस्तान में वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। दैट्स अ काइंड ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं कि जब जीडीपी बढ़ेगा तो उसके साथ नौकरियां भी क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। लेकिन इफ यू लुक एट द एलएसएम फिगर्स, इफ यू लुक एट द फिगर्स ऑफ जॉबलेसनेस, पाकिस्तान में जो है ये एक जॉबलेस रिकवरी हो रही है। इट्स वन एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जॉबलेस रिकवरीज जो होती हैं। बेसिकली बिजनेसेस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो जो प्रोडक्शन लॉस हुए थे, नीचे चली गई थी बिजनेस एक्टिविटी, नीचे चले गए थे, तो वो उसी से रिकू कर रहे हैं, वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। दे आर वेरी कॉशियस। वो ये अभी के वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, तो उसमें वो सिर्फ अपने वो जो नुकसानात थे या फिर अपने वो जो फॉर्मर एक लेवल था प्रोडक्शन का, बिजनेस का, ट्रांजैक्शंस का, उसमें एक किस्म के रिकू कर रहे हैं, अभी उस तरफ आ रहे हैं। तो दे आर बीइंग कॉशियस। वो अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट्स उस तरह की नहीं हो रही कि जिससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तनाजुर में आप देखें कि जॉब्स नहीं है। हमें हर साल तकरीबन 6 से 7% जॉब इन्हेंसिंग ग्रोथ चाहिए, और वो है नहीं। आप 6 से 4%, 4%, 7% तक जा नहीं सकते ग्रोथ पे, क्योंकि 3.5 तक जाएंगे तो करंट अकाउंट जो है जिस तरह बिगड़ना शुरू हो गया, वो अब बिगड़ जाएगा, डॉलर कम पड़ जाएंगे, और फिर वहीं पे वो डिमांड कंप्रेशन वगैरह आएगी। असल में जी इस बार जो हुआ है इशू, वो इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का इससे पहले भी रिसेशंस आए हैं। ऐसा नहीं है कि रिसेशंस नहीं है इससे पहले। फिर डिमांड कंप्रेशन, टैरिफ्स ऊपर हो गए, इंपोर्ट्स को जो है बड़े सख्ती से कंट्रोल किया गया। वो पाकिस्तान की तारीख में हर 3-4 साल बाद ये नाजुक मोड़ आता है। इस बार क्या हुआ है? इस बार जो हुआ है वो इस तरह हुआ है कि एक तो ये कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट, स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स की वजह से नीचे गई है, लेकिन साथ डोमेस्टिक शॉक इतना बड़ा आया है इन्फ्लेशन की सूरत में कि उसने परचेजिंग पावर की आपको तबाह करके रख दिया। तो इसे वो अंग्रेजी में कहते हैं डबल वैमी। तो ये इतना बड़ा डबल वैमी था। इस तरह का शॉक पाकिस्तान की तारीख में, इकोनॉमिक हिस्ट्री में कभी आया नहीं है कि एक साथ ही एक डोमेस्टिक शॉक भी इतना बड़ा है और साथ ही जो है एक्सटर्नल शॉक भी। नॉर्मली ये होता है कि वो तारीख आप उठा के देखिए तो उसमें ये होता है कि ठीक है, इंपोर्ट कंट्रोल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उस पर डिमांड जो है उस पर कंट्रोल कर ली जाती है, लेकिन डोमेस्टिकली ग्रोथ चल रही होती है 2-3% पे, 4% पे। उसमें इन्फ्लेशन बहुत भी बढ़ जाए तो 10% हो जाएगी, 11% हो जाएगी, 12% हो जाएगी। लेकिन इससे इस बार इन्फ्लेशन जो है वो ऑफिशियली अगर 40% थी, तो आप खुद सोच लें अनऑफिशियली कितनी होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो परचेजिंग पावर तबाह बर्बाद होके रह गई। आ, ये 2017-18 के लेवल पे चली गई, तो अभी आपकी परचेजिंग पावर भी नहीं है। बिजनेसेस भी तबाह हो गई, इंडस्ट्री भी तबाह हो गई। इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्री चली गई है, वो यहाँ से जा रही है। काफ़ी अरसे से वो सिलसिला शुरू हुआ है और वो मजीद बढ़ गया है। लोग आप देख लें यहाँ से कितने आप ड्रोव्स में जा रहे हैं, किसी को परवाही नहीं, हो बड़े खुश होते हैं कि जी रेमिटेंसेस आ जाएंगी। तो ये तो हाल है। तो वो डबल वैमी, वो जो शॉक लगा था पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इस तरह का शॉक जो है वो तारीख में कभी नहीं लगा। सो इट विल टेक टाइम टू रिकवर, इसीलिए जॉबलेस रिकवरी हो रही है। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ पहले से ठीक है, ग्रोथ जो है वो, लेकिन उसमें एक फिर ग्रोथ में एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि वो पीएसडीपी से आ रही है, गवर्नमेंट की साइड से आ रही है कि पीएसडीपी का अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिए। और उसमें भी एक इशू ये है कि वो ज़्यादातर पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स पंजाब में चल रहे हैं और कहीं नहीं चल रहे। अगेन वो प्रोफेसर ये फ्रॉडिया बैठा हुआ है, तो ये इस किस्म के ड्रामेबाजी और ये फ्रॉड ये करता है, वो इट्स नॉर्मल फॉर हिम। इस अलिफ लैला के खोता जो है ना, ये नारोवाल का खोता, तो ये इस तरह की हरकतें जो है ये जब भी आता है ये इस तरह की करता है। तो वो आपकी ज़्यादातर उसी से आ रही हैं, गवर्नमेंट की डिमांड साइड, जो डिमांड पुश और ग्रोथ का जो पुश है वो गवर्नमेंट की साइड से। एंड वी नो वेरी वेल कि ये इनएफिशिएंट है, इट्स नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के। इवन ये फिर किसी वक्त मैं तफसील से बात करूंगा इस पे कि हमारे ग्रोथ या पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें क्या क्या इशू हैं। वो बेसिकली नॉन प्रोडक्टिव है, ब्रिक एंड मॉर्टर वाले हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। सो इट्स समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट, इट्स नॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। और दूसरा ये है कि आपके अगर कोई थोड़ा बहुत किसी को फायदा पहुंच भी रहा है इस ग्रोथ से, तो वो वही चैनल्स हैं जो कि
उस जो नॉर्मली या फिर हिस्टोरिकली आप कहें कि ट्रेडिशनली दे आर द फर्स्ट वन टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज। मैंने आपको मिसाल दी कि जो ठेके मिल रहे हैं उसमें से ठेके अच्छे खासे जो है FWNLC वगैरह को मिल रहे हैं। तो ये वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, ये वो कुछ इदारे हैं, ये वो कुछ अफराद है कि जिनको वो फ़ायदा ज़्यादा जा रहा है, आम आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एंड इट इज़ नॉट जस्ट मी। अभी आप 2 हफ्ते पहले आप देखिए, उस पे मैंने अभी डॉन में आर्टिकल भी लिखा था कि SIFC के वो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, तो उन्होंने खुद कहा कि जी पाकिस्तान का मॉडल तो फेल हो गया है, वो काम नहीं कर रहा। तो भाई अभी आपको पता चला है, ये तो काफ़ी अरसे से आप देख ले, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जानते हैं, डॉक्टर नदीम उल हक हो गए या फिर डॉक्टर हफीज़ पाशा हो गए या डॉक्टर शाहिद कारदार, ये तो कब से लोग कह रहे हैं कि यार ये एक फेल्ड मॉडल है, इसको नहीं चलना है इसने। तो लेकिन वो कोई सुनते नहीं थे। लेकिन अब लेफ्टिनेंट जनरल साहब है, उन्होंने कहा तो हर बंदा ओ हो जी, उसने कह दिया कि इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो खैर, ये एक वो था हमारा कि ग्रोथ का भी चैलेंज है, और ग्रोथ के अंदर क्या चैलेंज है, वो जॉबलेस रिकवरी के जो चैलेंजेस है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ओवरऑल डेट ऑफ द गवर्नमेंट आप देखें कि डिस्पाइट जो क्लेम्स है कि जी हमारी फिजिकल कंसोलिडेशन होगी है, लेकिन डेट जो है ओवरऑल पब्लिक डेट वो 80 ट्रिलियन आई थिंक, जितना मुझे याद पड़ रहा है, वो टप गया, ऊपर उससे चला गया। तो इशू ये है कि जी अगर आपकी फिजिकल कंसोलिडेशन होगी, आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो ये डेट आपका इतना ऊपर क्यों जा रहा है? पहले तो एक बहाना होता था ना कि जी वो एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा वो डिस्टॉर्ट हो गया, तो उस वजह से उस एक्सचेंज हमारा रुपए के मामले में डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत नीचे चला गया, तो वो ज़ाहिर है वो उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डेट। तो इस बार तो पिछले साल तो जी आपका रुपी स्टेबल रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो फिर क्यों डेट बढ़ता जा रहा है? और अगर आप उसको देखें एक्सपेंडिचर में, तो उसमें जो एक बड़ा इशू है वो है कि जो करंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। सिक्योरिटी रिलेटेड हो गए, फिर इस तरह के वो जो अनबजटेड नॉन बजटेड, मिसाल के तौर पे पेंशन वगैरह है, इट्स नाउ अबव 1 ट्रिलियन रुपीज। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हमने कंसोलिडेट। अब भाई अगर आपने कंसोलिडेट कर लिया, तो फिर आपका ये पब्लिक डेट जो है वो इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? पब्लिक डेट में फिर आप देखें एक्सटर्नल डेट का इशू वो वहीं पे खड़ा है, आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ता जा रहा है। इस साल जो है IMF ने हमें मजीद 2 ट्रांशेस दिए हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा डेट बढ़ गया है। और अब 2026 में वी आर एक्सपेक्टिंग के 2 से 3 और भी वो देंगे, जो हमारा 7-8 बिलियन का उनसे वो है लोन का मुआहदा, तो मजीद भी डेट बढ़ जाएगा। अब इशू ये है कि आप रेमिटेंसेस पे तो सिर्फ वो नहीं कर सकते, ये बड़ा खुश होने की वो ये सारे खुश हो रहे होते हैं कि जी वो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आ गई भाई। एक्सपोर्ट्स जो है आपकी वो अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इस साल जो है वो इनफैक्ट वो कम हो गई हैं। वी शुड बी वरीड अबाउट दैट, लेकिन उसकी कोई वरी नहीं है। सारी खुशी इस बात पे है, हाँ हाँ जी वो रेमिटेंसेस में खुश होने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर जो होती है वो अनप्रोडक्टिव होती है, कंजम्पशन बेस्ड होती है, वो कोई इन्वेस्टमेंट उससे नहीं हो रही होती। ये फिर खैर किसी और वक्त इस पे तफसील से बात करेंगे। फिर टैक्स बर्डन की बात करते हैं, FBR की परफॉर्मेंस। FBR ने जी एक और कर्जा ले लिया $700 मिलियन का, कि हाँ हम जो ये वो टैक्स नेट जो है इंक्रीज करना है। ये 2003 से ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामेबाज। इस पे कई दफ़ा मैं लिख भी चुका हूँ, बात भी कर चुका हूँ। अब $700 मिलियन का, अच्छा अभी भी इन्होंने पिछले साल कुछ 36 बिलियन के 40 बिलियन का इन्होंने हुकूमत से पैकेज लिया है, उसमें 1000 एक गाड़ियाँ खरीदी हैं कि जी हमने टैक्स नेट एक्सपेंड करना है। 2003 से ये फॉरेन लोन्स ले रहे हैं, $1 बिलियन से ज़्यादा ये लोन ले चुके हैं कि जी हमने एक्सपेंड करना है। भाई टैक्स नेट जिस चीज़ की आप तनख्वाह ले रहे हो, और FBR वाले जो है आम सरकारी महकमों के मुकाबले में 3-4 गुना ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं, तो वो जो तनख्वाह ले रहे हो वो किस काम के लिए ले रहे हो? कि आप मजीद जो है कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो कि जी हमने टैक्स नेट, क्या टैक्स नेट एक्सपेंड किया है? और उस टैक्स में भी ये जो कहते हैं कि जी हमने टैक्स इस बार रिकॉर्ड वो कर ली, उसमें जो सैलरीड क्लास है और फिर कॉरपोरेट पाकिस्तान है, वो ओवरली बर्डनड है। सैलरीड क्लास आप देखें, पिछले साल 500 के 600 बिलियन रुपए जो है उनसे टैक्स निकाला गया। इसके मुकाबले में आप दुकानदारों से देखिए, ये जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, वो बदमाशों का ग्रुप है, आप उनसे निकाल नहीं सकते। आप उनको जितना मर्जी इंसेंटिवाइज करें, उन्हें कहें, वो कहते हैं हमने टैक्स नहीं देना। वो 36 बिलियन रुपए उन्होंने मुश्किल से 40 बिलियन दिया, तो वो उनसे नहीं निकलवा सकते, सैलरीड क्लास से जो है वो निकलवा रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट पाकिस्तान पे जो है जितना टैक्स है, कोई 50%, तो उस पर कोई एनीवेयर बिटवीन 45 to 50%, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स है। और सहूलियात आप देखें, पाकिस्तान में कौन बिजनेस करेगा? क्या सहूलियात है यहाँ पे? इंटरनेट की देख ले, पानी की देख ले, बिजली की देख ले, और वो टैक्स उन पे इतना है। तो इसीलिए तो यहाँ से बिजनेसेस भाग रहे हैं, वो जाके रजिस्टर करवाते हैं दुबई में, वो कहते हैं यहाँ पे हम क्यों रजिस्टर करवाएं, पागल है। तो ये टैक्स की ये जो आपको वो देते हैं ना FBR वाले, की जी हमने रिकॉर्ड टैक्स और हमारी परफॉर्मेंस, ये सब बकवास है। यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स।
और देखे कि किस पे कितना टैक्स बोझ पड़ रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जी, जो एफडीआई है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट कमिंग इन वर्सेस इन्वेस्टमेंट गोइंग आउट, ये नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट आप देखें तो इट्स नथिंग, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। वो पाकिस्तान की ज़रूरियात के तो बिल्कुल इट्स वेरी डिस्करेजिंग, डिसहार्टनिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर इवन रेकोडेक वगैरह या इस तरह की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आ गई थी तो वो आपकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उससे कोई मेजर इनफ्लो नहीं होगा इन्वेस्टमेंट का। हाँ ये है कि इन्होंने अब डिफेंस डील्स जो है वो अच्छी खासी की हैं। अगर उससे कोई बन जाता है, जो इतना ये क्वांटम बता रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि लीबिया के साथ हम कोई $4 बिलियन की डील करेंगे। अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो सका, ये कि छोड़ते भी बहुत है फौजी। तो अभी ये नहीं पता, कह रहे $4 बिलियन, लीबिया के पास $4 बिलियन है भी कि नहीं है। उनके तो अपने हालात इतने बुरे हैं, और $4 बिलियन का वो पाकिस्तान से क्या खरीदेंगे। तो वी नेवर नो, अगर $4 बिलियन की वाकई डील हुई है तो ठीक है, उससे शायद कोई फर्क पड़ जाए नेट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ओवरऑल 2025 में भी कोई आपके कोई ऐसा इंकरेजिंग न्यूज़ नहीं थी जिससे आप ये कहेंगे जी बड़ा कोई फर्क पड़ा है। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो हमारी ज़रूरियात के बिल्कुल मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। और वही एक, जब अब हमारा करंट अकाउंट बैलेंस खराब होना शुरू हुआ है तो वही वो एक इशू बन गया। आप ओपन मार्केट में जाके डॉलर आप खरीद नहीं सकते, वो आपको मुश्किल से $5,000 पीपल के। अब एक नई स्टेट बैंक की तरफ से लेजिस्लेशन आ गई है कि आप अकाउंट टू अकाउंट डॉलर जो है अगर आप खरीदेंगे वो अकाउंट में जाएंगे, आप खुद नहीं ले सकते कैश में। तो अगर भाई इकोनॉमी इतनी अच्छी है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, डंडोरा पीटा जा रहा है, तो फिर आप की इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? मतलब डॉलर तो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। वो कुछ बेचारे लोग होते हैं, अब लोगों के बच्चे हैं, वो अगर बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने दाखिला लिया, अब 15,000 $18,000 जो है वो क्या चीज़ होती है? वो जाके वो बेचारे पिट रहे होते हैं कि हमें पैसे ही नहीं, वो डॉलर मिल ही नहीं रहे। तो भाई ये कैसी डेवलपमेंट है, कैसी ग्रोथ है और कैसी स्टेबिलिटी है कि आप अभी भी जो है पाबंदियां इतनी लगाई हुई हैं। सिर्फ आप ये देख लें, रिफ्लेक्ट होती है कि डॉलर ही आपको नहीं मिल रहे। तो यू हैव टू, जैसा कि मैं कहता हूँ, यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स, तो वो उसमें पता लगेगा। अ, फिर वन और टू लास्ट थिंग्स, एक तो ये है कि अभी भी वो हमारा शॉर्टकट का सिलसिला जो है वो चल रहा है कि किसी तरह हम देख रहे हैं कि कोई यार शॉर्टकट लग जाए, जुगाड़ लग जाए। जो वर्चुअल अथॉरिटी हमने बनाई है क्रिप्टो एसेट की, जी क्रिप्टो हमारे वो करेगा, हमें बचा लेगा, तो खुदा के बंदो क्रिप्टो आपको क्या कर लेगा यार। और वो देखे, वो एक तमाशा बनाया हुआ है उन्होंने। वो एक कोई बिलाल बिन साकिब है, किसी को कोई नहीं पता है कौन है, कहाँ से आया है। लंदन के किसी कोने में एक उसने दुकान खोली हुई थी, वो अब आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिल रहा होता है, वो बड़ी सेलिब्रिटी है यार। वो आगे वजीर आजम से भी मिल रहा होता है। और अभी उससे वो एक महीने पहले किसी प्रोग्राम में वो मालिक ने पूछ लिया कि वो अब्दुल मालिक जो है, जो एक साफ़ी है, उसने पूछा कि जी अगर मैं क्रिप्टो खरीदना चाहूँ तो मैं क्या, वो कहता है जी आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लें। तो ये तो इस चूतिए का हाल है। और ये जो है आके कभी क्या कर रहा, कभी ड्रामे, कभी क्या कर रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है। तो पाकिस्तान जो है इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से ये मारा जाएगा। ये यही शहबाज शरीफ हो गए, यही जर्नैल हो गया हमारे, इनको ये चीज़ें बड़ी पसंद है कि वो तस्वीरें आके कोई बाहर से लंदन से आके व्हाइट हाउस में किसी ने तस्वीरें खिंचवा दी तो यार वो एवरीथिंग इज़ फाइन। इस तरह नहीं होता। यू हैव टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स इस तरह नहीं होती कि शॉर्टकट्स में नहीं चलती। बट हु वुड टेल, वो बात तो सही, उनके सुनने वाले, उन्होंने कुछ करना नहीं है। प्रोडक्शन जी, खास तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है इट स्टिल रिमेन सबड्यूड, कुछ भी नहीं है उसमें। थोड़ी बहुत हिलजुल जो हुई है, जो आपको बताते हैं कि पहले से थोड़े बेहतर है, वो इसलिए हुई है कि इन्होंने वो शुगर का क्रशिंग सीजन आया तो उसको 7 नंबर उसके मिला के उसको थोड़ा सा ऊंचा दिखा दिया। अगेन बेस इफेक्ट है ज़्यादातर। जो आप जो पीबीएस ट्रैक करता है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ट्रैक करता है, कोई 83 प्रोडक्ट्स है, उसमें से आधी से ज़्यादा जो है वो अपनी जगह पे या तो वो गिर चुकी है, डाउन चली जा चुकी है, या स्टैग्नेंट है, वो उसमें कोई रेज नहीं हो रहा। तो ये शुगर वगैरह हो गई, ये वीट वगैरह हो गई, थोड़ी बहुत इससे इस बेसिस पे अगर आप कहते हैं कि थोड़ी बहुत वो होगी, तो वो कोई तरक्की नहीं है, वो उधर ही दे आर स्टक देयर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल प्रोडक्शन जो है उसके हालात कोई अच्छे नहीं है। अ, अच्छा, फिर एक इसमें आ गई वो इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये जितने भी आगे देखे हैं अब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अब फील्ड मार्शल, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, वो प्रेसिडेंट ने, वो आसिफ अली बत्तीसी
जरदारी, आसिफ अली जरदारी। तो ये साहब भी जान नहीं छोड़ते, चिमटे हुए हैं। जाए जान छोड़े यार, खुदा का खौफ करें। तो इन्होंने अपने आप को सारी उम्र के लिए इस्तिस्ना दे दिया। वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है, वो पहले भी मिलिट्री वाज कॉलिंग द शॉट, अब तो बिल्कुल मिलिट्री है, वो सबको पता था। जुडिशरी खत्म होके रह गई है, इट्स अ जोक नाउ। पहले भी जोक थी, अब तो बिल्कुल जोक हो गई है। सो ये जो वो गवर्नेंस के रिफॉर्म्स थे वो उधर ही हैं, कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई। ओवरऑल अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो सम पॉजिटिव जैसा कि मैंने कहा, लेकिन ओवरऑल वेरी डिसअपॉइंटिंग। नॉट मच टू एक्सपेक्ट दिस, प्रॉब्ली नॉट दिस ईयर भी इसी तरह ही चलेगा। वो कोई आप मेजर रिफॉर्म्स जो है शायद वो ना हो, उसी तरह उसी जगह पे रहेंगी। तो पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा। ओवरऑल 2025 भी जो है डिसअपॉइंटिंग रहा है। इसमें जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते थे चीज़ें, कि यार अगर वाकई वो रियल रिफॉर्म्स, वो उस तरफ कोई मूवमेंट नहीं हुई। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। लेट्स होप दो लेट्स होप अगेंस्ट होप कि शायद 2026 जो है वो डिफरेंट हो। We'll see. I'll keep informing you with my vlogs, but by that time, by time of next vlog, you take care of yourself, और please सुनते रहिए। उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज। We'll meet till next time.